हेलो स्टूडेंट, आई एम नरेंद्र सिंह। अक्सर कर देखा जाता है कि इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए स्टूडेंट ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, लेकिन अंत में असफलता ही हाथ लगती है उनके लिए और कह दिया जाता है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की और ये सेंटेंस बोल करके हाथ झाड़ लिए जाते हैं। मेरा कहना है प्रैक्टिस कहीं तक जरूरी है, लेकिन इसका कारण केवल यही नहीं है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं और पहले हम जो है इन्हीं कारणों पर विचार करेंगे, इससे आगे हम बढ़ेंगे। पहली बात तो है रटना रटाना। ये बच्चों के लिए देखा जाता है 500 सेंटेंस दिए जा रहे हैं, 1000 सेंटेंस दिए जा रहे हैं, 2000 सेंटेंस दिए जा रहे हैं रटने के लिए और दावा किया जा रहा है कि आप सीख लीजिए, रट लीजिए, आप जो है इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। लेकिन जबकि जो ऐसा दावा करने वाले हैं उन्होंने कई साल लगाए होंगे और रटने से, खाली ये रटने से हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। हां, आपने अक्सर का देखा होगा कि जो है कन्वर्सेशन करते वक्त जो लोग सेंटेंस रट लेते हैं तो कन्वर्सेशन करते वक्त अगर कोई रटा रटाया वाक्य याद आ जाता है तो बीच में उसे बोलते रहते हैं और ये हिंदी भाषी क्षेत्र जो भी है भारतवर्ष के सारे क्षेत्र की यही कहानी है। और यह भी देखा जाता है ऐसे लोग न तो शुद्ध हिंदी बोल पाते हैं ना ही शुद्ध इंग्लिश बोल पाते हैं, बल्कि वो खिचड़ी पकाते हैं। तो बीच बीच में एक दो सेंटेंस बोल देने से कहीं भाषा नहीं आती है और इसके लिए मेरा कहना यही है कि रटने से इंग्लिश नहीं आती है। कोई भी भाषा है, भाषा के नियम होते हैं, उनके लिए समय देना पड़ता है और तब जाकर के कोई भाषा आती है। अब मेरे को एक कहानी याद आ गई। हमारे पास में ही रहने वाले एक श्रीमान जी थे, तो उन्होंने सोचा कि आज चलो बैंक में इंग्लिश में बात करेंगे। वो कुछ जो है बैंक के सेंटेंस रट के ले गए। अब उन्होंने क्या काम किया, वहां जाकर के बैंक कर्मी से इंग्लिश में बोलना चालू कर दिया। अब जो बैंक कर्मी था उसने रट्टाफिकेशन लगा करके, लर्निंग बाय रोट, कोई रटने से थोड़ी उसने सीखी थी, उसने इंग्लिश को जैसे भाषा सीखी जाती है उस तरह से सीखी थी। वो भी इंग्लिश में बोलने लगा। जब वो इंग्लिश में बोलने लगा तो श्रीमान जी बोले कि मैं घर से जो है जो रट के सेंटेंस लाया था बैंक के, वो तो इसने एक भी नहीं बोले। अब वो अचरज में पड़ गए। जब उनकी पल्ले कुछ भी न पड़ा तो बैंक कर्मी से बोले, ऐसा करें आप जरा हिंदी में ही बोलें, हिंदी में ही मुझे बताएं क्या करना है। तो उसके लिए बैंक कर्मी को हंसी आ गई और वो समझ गया कि जो कुछ सेंटेंस रट के लाए हैं, उसने फिर हिंदी में बात की, तब जाकर के बात बनी। तो पहली कमी क्या है, रटना। अगर हमारे लिए भाषा सीखनी है
तो भाषा को भाषा के नियमों से सीखना पड़ेगा। इसके अलावा और भी जो है कमियां हैं न सीख पाने की। एक है शॉर्टकट का रास्ता। शॉर्टकट में क्या है, यही देखते हैं कहीं जो है ऐसा फार्मूला पल्ले पड़ जाए कि थोड़े से समय में ही इंग्लिश बोलना सीख जाए। तो कोई तो इसे जो है 3 महीने में ही करा रहा है कोर्स, और कोई 21 दिन में करा रहा है, कोई 29 दिन में करा रहा है, कोई 7 दिन में करा रहा है, और तो और कोई तो 3 दिन में इंग्लिश बोलना सिखा रहा है, 3 दिन में ही कोर्स करा रहा है। जब उन श्रीमान जी ने 3 दिन या 7 दिन में तो इंग्लिश सीखी नहीं होगी, उन्होंने वर्षों लगाई होंगी, अगर वो जानते हैं इंग्लिश बोलना। तो ये शॉर्टकट की प्रवृत्ति वैसे बच्चों से ही आती है। बच्चे चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीखने वाले चाहते हैं कि हमें कोई शॉर्टकट रास्ता मिल जाए, जल्दी से हम इंग्लिश बोलना सीखें। आपको मालूम है चीनी यात्री 4वीं शताब्दी में आया था, वो कोई सैर सपाटा करने थोड़े ही आया था। आपको तो यही जानते होंगे वो सैर सपाटा करने आया होगा, नहीं, वो भारत में संस्कृत सीखने आया था, संस्कृत सीखने के लिए। और वो इन 7 दिनों में सिखाने वाले, 3 दिन में सिखाने वाले या 3 महीने में सिखाने वाले भाषाओं को ऐसे चक्कर में नहीं पड़ा, और उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में 3 साल अध्ययन किया, स्टडी की। 3 साल अध्ययन करने के बाद उसने हमारे यहां जो भी संस्कृत भाषा में ज्ञान विज्ञान था वो, और जो बौद्ध धर्म की जो पुस्तकें थी सबका अनुवाद करके ले गया। आप कहेंगे सर वो तो लिटरेचर सीखी होगी उसने, ले गया वो लिख के। अरे भाई ऐसा नहीं है। जो कहते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग के अलग रूल्स होते हैं और लिटरेचर के अलग रूल्स होते हैं, ऐसी बात नहीं। आप विलियम शेक्सपियर को लीजिए, उसका नाटक बहुत सारे हैं, ड्रामा, मर्चेंट ऑफ वेनिस, और कालिदास का शाकुंतलम, ये तो पूरे कन्वर्सेशन से भरे हुए हैं। क्या उनकी भाषा अलग थी? क्या उन्होंने अलग रूल्स लगाए थे इंग्लिश स्पीकिंग के या संस्कृत स्पीकिंग के? वो तो पूरा कन्वर्सेशन भरा पड़ा है, स्पीकिंग भरी पड़ी है उनमें, फिर भी वो लिटरेचर की उसमें कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो चीनी यात्री जो फाइयान था, 3 साल उसने व्यतीत किए थे, और संस्कृत सीखने के बाद सारा जो है यहां से बौद्ध धर्म का जो भी थी बुक सबको जो है ट्रांसलेट करके ले गया। आप कहेंगे वो सारा ट्रांसलेशन करके स्पीकिंग थोड़ी इसने सीखी थी। अरे भाई उसने स्पीकिंग को सीखा होगा जभी तो वो यहाँ के जो भी थे उसके साथ के स्टूडेंट्स या जो भी व्यक्ति थे यूनिवर्सिटी में बात कैसे करता होगा, वो स्पीकिंग ही तो है। इसके अलावा और भी बातें हैं, चलो आज इन्हीं बातों पे पहले विचार कर लेते हैं। एक है ग्रामर को नकारना। अक्सर कर ये देखा जाता है कि इंग्लिश स्पीकिंग सिखाते वक्त कहा जाता है कि ग्रामर पर ध्यान मत दो,
ग्रामर पर ध्यान मत दो, ये इंग्लिश स्पीकिंग है। अरे भाई, जो ये नाउन प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो इन चीजों को ही ग्रामर समझते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ग्रामर, जिसको अक्सर का ग्रामर बोलते हैं लोग, ग्रामर जो है शुद्ध भाषा, लिखने का, बोलने का तरीका होता है, मेथड होता है। क्या आप शुद्ध अंग्रेजी नहीं सीखना चाहते हैं? क्या आप गंदी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? मैंने देखा है बहुत सारी मिस्टेक्स की जाती हैं सिखाने में, और कहा जाता है ग्रामर पर ध्यान मत दो। अरे भाई, ग्रामर क्यों बनाई है? भाषा को शुद्ध सीखने के लिए। क्या तुम शुद्ध भाषा नहीं सीखना चाहते हो? शुद्ध जो है अंग्रेजी बोलना नहीं चाहते हो? अशुद्ध भाषा बोलना सीखना चाहते हो? तो ग्रामर पर ध्यान मत दो। आपको आगे आगे जैसे मैं क्लास चलाऊंगा आपको मालूम पड़ेगा ग्रामर कितनी जरूरी है। इसके अलावा और भी बातें हैं। मैंने देखा है इंग्लिश सिखाने के लिए आएंगे और वो एक पूरा पैराग्राफ बहुत जल्दी जल्दी सुना देंगे। ऐसा लगता है कि श्रीमान जी रट के लाए हैं, बहुत जल्दी जल्दी। अब जो सीखने आया है, जो विद्यार्थी तुम्हारे पास, वो क्या समझे कि आप जो बोल रहे हैं इसका अर्थ क्या है। दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं वो करेक्ट बोल रहे हैं या इनकरेक्ट बोल रहे हैं। इसके अलावा यह भी देखा है कि इंग्लिश स्पीकिंग सिखाते वक्त मुंह से अंग्रेजी के सेंटेंस बहुत जल्दी जल्दी निकाले जाते हैं। अरे भाई, जो तुमने अभी तक उन सेंटेंस को लिए पढ़ाया नहीं है, बताया नहीं है, और ना ही इस समय पढ़ाते वक्त बता रहे हो, उनको मुंह से बोल क्यों रहे हो? अब विद्यार्थी है सीखने वाला, क्या समझे कि मुझे क्या समझा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों के लिए कॉन्फिडेंस नहीं होता और स्टूडेंट के लिए कॉन्फिडेंस दिलाने की योजना बनाते हैं। मैंने एक जगह देखा, आकर के श्रीमान जी बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगे, बोलते रहे और बीच में इंग्लिश सिखाने की बात आई तो वो शुड के लिए SHOULD की जगह वो SUD लिखने लगे। जब उनसे बोला गया कि ये तो मिस्टेक है, इसमें स्पेलिंग इनकरेक्ट है, तो वो बोले नहीं, स्पीकिंग इन चीजों का ध्यान नहीं देते। कहने का मतलब गंदगी का, भाषा में गंदगी का ढेर वो इंग्लिश स्पीकिंग समझते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। इसके अलावा बात आती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहते हैं, और यही बात निकलता है कि तुमने प्रैक्टिस नहीं की इसलिए आप नहीं सीख पाए। लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है जितना बताया जाता है। जब भाषा के लिए भाषा की तरह बताया जाता है तो भाषा अपने आप मुंह से निकलती है जो भी हम चाहते हैं। प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है, मेरा तो यह कहना है। लेकिन रटाओगे, शॉर्टकट में सिखाओगे, ग्रामर का सहारा नहीं लोगे, इंग्लिश सेंटेंस उन्हें बोलोगे जो तुमने अभी पढ़ाई नहीं है, ना ही पढ़ा रहे हो, क्या होगा? बच्चा सीखेगा? नो, नहीं सीखेगा।
तो मेरा कहना यही है कि हम इन चीजों को ध्यान रखेंगे। जब भी मेरी क्लास चलेंगी, ये कमियां हम नहीं होने देंगे और आप देखेंगे कि दिनों दिन आपको लिए कितना कॉन्फिडेंस हो रहा है और आप स्वतः ही भाषा को बोलने की आप क्षमता आ रही है। प्रैक्टिस की दूसरी बात यह है, जिस घर में, जिस परिवार में कोई भी सदस्य नहीं जानता इंग्लिश, उस परिवार का बच्चा क्या तो प्रैक्टिस कर लेगा। बहुत बातें बताई जाती हैं कि मिरर को आगे रख दो, यानी शीशा को आगे रख के बात करो। और जिस परिवार में इंग्लिश बोली जाती है, उस परिवार के बच्चे के लिए इंग्लिश स्पीकिंग सीखने की जरूरत नहीं है। जब नियम यह है कि इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने वाले टीचर के लिए प्रैक्टिस साथ के साथ करानी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस कौन सी? ये नहीं रट्टाफिकेशन की, जो आप समझा रहे हैं जिस चीज को, उसकी तभी जो है प्रैक्टिस करानी चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। और आप समझ लीजिए कि इन क्लास के लिए, मेरी क्लास के लिए आप अगर अटेंड करेंगे धैर्यपूर्वक, तो आप इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश समझना आप अवश्य सीखेंगे। और खाली यही नहीं है कि हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट इज गोइंग, यही रटे रटाए वाक्यों पे सीखोगे नहीं, आप बहुत कुछ सीखोगे। अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उन बुक्स के लिए आराम से पढ़ करके समझोगे कि ये जो लिखा हुआ है इस बुक में क्या लिखा हुआ है, इसका सेंस क्या है, अर्थ क्या है। ये नहीं है जैसे आजकल होता है स्कूलों में। क्या होता है? सॉल्यूशंस की बुक्स मिलती है टीचरों के लिए। मैं हर स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, मोस्टली मैंने देखा है सॉल्यूशन की बुक्स मिलती है, की बुक्स कह लीजिए कुछ भी, और उसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं और टीचर साहब बोर्ड पे रिटन कर देते हैं, उनको उतार लो और रटो धका दो। तो वही प्रवृत्ति होती है। जबकि नियम यह है कि जो है तुम्हें उसको समझाना चाहिए। तो ये मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस चलेंगी, वो सारी की सारी 1 to 1 समझाने के ऊपर ही आश्रित होंगी, डिपेंड होंगी। अब हम देखते हैं कि आगे किन किन चीजों पर विचार करना है। कोई भी भाषा सही, ये जरूरी नहीं है कि इंग्लिश, कोई भी भाषा हो। ये भाषा है क्या? इस संसार में, इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में कोई ना कोई तो काम होते ही रहते हैं। कोई पढ़ा रहा है, कोई पढ़ रहे हैं, सूरज निकल रहा है, सूरज छिप गया है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। हर जगह इस सृष्टि में कोई न कोई काम होता रहता है। समाज है, मनुष्यों का समाज है, पशुओं का समाज है, बहुत सारे काम होते रहते हैं। काम का मतलब एक्शन। भाषा पर जब हम विचार करते हैं इसको वर्ब बोल देते हैं। तो ये जो है काम होते हैं, और इन कामों के बारे में ही तो हम एक दूसरे को कन्वर्सेशन में सूचित करते हैं। तो मेन चीज क्या हुई? कार्य।
एक्शन, वर्ब। अब ठीक है, मान लीजिए एक टेंस बोला, माताजी खाना बना रही हैं, रसोई में आटा भी रखा है, पानी भी रखा है, बर्तन भी रखे हैं, सब्जी भी रखी है, मसाला भी रखा है, गैस भी रखी है। क्या खाना अपने आप बन जाएगा? कोई ना कोई बनाने वाला तो होगा। और वो बनाने वाले कौन है? माताजी। तो माताजी क्या है? कर्ता हो गई, यानी सब्जेक्ट हो गई। तो दो चीज हुई, एक तो वर्ब और एक सब्जेक्ट। जिसने वर्ब को और सब्जेक्ट को समझ लीजिए तो समझ लो कि उसने इंग्लिश भाषा का पहला जो स्टेप है उस पर कदम रख दिया, सफलता का। आप कहेंगे सर ये वर्ब सब्जेक्ट तो छोटा सा बच्चा भी जान लेता है, इसमें क्या है? और हम तो सीखते ही रहते हैं क्लासों में। ये बात सही है कि वर्ब और सब्जेक्ट को, वैसे और बहुत सारी चीजें होती हैं मैं बताऊंगा, लेकिन मेन क्या है मेरे विचार से? वर्ब और सब्जेक्ट। ये दो वर्ड बहुत ही जरूरी होते हैं भाषा सीखने के लिए। लेकिन कभी कभी इन शब्दों के लिए पहचान करने के लिए थोड़ा मस्तिष्क का थोड़ा यूज करना पड़ता है। अब आप सब्जेक्ट को ले लीजिए, मैं पढ़ा रहा हूं, आराम से आप कह दोगे पढ़ाना क्या है? वर्ब। ठीक, सब्जेक्ट क्या है? मैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि खेलना लाभदायक है, खेलना लाभदायक है, अब इसमें वर्ब क्या है? क्या काम हो रहा है? कुछ जो है स्टूडेंट झट से कह देंगे खेलना हो रहा है, खेलने का काम, ये वर्ब हो गई। अरे नहीं भाई नहीं, ये वर्ब नहीं है, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। आप कहेंगे सर आप तो अभी कह रहे थे कि जो काम होता है वो वर्ब होती है। यहां वर्ब जो है ये शब्द है, और जो खेलना क्या है? ये सब्जेक्ट है। यहां खेलना से खेलने का मतलब नहीं है, यहां खेलना एक नाउन का कार्य कर रहा है, एक वस्तु का कार्य कर रहा है। क्या लाभदायक है? खेलने का काम, उसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे हम कहें भाई ये चीज ले लो, ये लाभदायक है, और हमने कहा तुमसे खेलना लाभदायक है, तो खेलना क्या है? ये एक वस्तु की तरह कार्य कर रहा है, एज ए नाउन। इसको कैसे बनाएंगे? टू प्ले इज यूजफुल और प्लेइंग इज यूजफुल। आप अभी ये मत समझना कि मैं आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग के जो फॉर्मूले हैं उनको बता रहा हूं। मैं सिर्फ आपके लिए
एक जनरल बात कर रहा हूं। जो मैंने बोला था कि सब्जेक्ट और वर्ब को पहचानना बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी हमें सोचना पड़ता है थोड़ा, उसलिए मैं बता रहा हूं। लेकिन जब ये इनका समय आएगा, इनको मैं बताऊंगा और आराम से इनको स्पीक करेंगे, कोई ये ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं। इसके अलावा और भी ले सकते हैं सेंटेंस, जैसे क्या करें, और क्या न करें। यह है विचाराधीन है। अब इसी में ले लीजिए, क्या है इसमें सब्जेक्ट और क्या है इसमें वर्ब। क्या विचाराधीन है, यह है। और यह किसके लिए आया है, क्या करें और क्या न करें। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, यह विचाराधीन है। वर्ब तो है, ये कैसी वर्ब है, बी, इसको हम बाद में बताएंगे, सारी बातें क्लियरली करेंगे। लेकिन क्या करें क्या न करें, यह विचाराधीन है। क्या विचाराधीन है, यह, और यह किसके लिए आया है, क्या करें और क्या न करें। तो क्या करें और क्या न करें, ये क्या है, आपका सब्जेक्ट हो गया। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इज अंडर कंसीडरेशन। ये मैंने तुम्हें इतना बताया है, कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा अभी मैं, ये सारी चीजें सामने आएंगी। ये मैं बता रहा हूं कि हमें कभी कभी सब्जेक्ट को और वर्ब को तलाश करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब हम उनके फॉर्मूला जो होते हैं, उसके रूल्स होते हैं, उसको क्लियर जब हम समझ लेते हैं, तो कोई रटने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप सारे मुंह से निकलते हैं, न ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत। जब आपने उस नियम को समझ लिया है ढंग से, तो वो सेंटेंस आपके मुंह से अपने आप निकलेंगे। दूसरी चीज होती है वर्ब। ये वर्ब इतना इंपॉर्टेंट है कि वर्ब यानी कार्य, एक्शन, इसी के ऊपर तो सारा ब्रह्मांड चल रहा है। चाहे कोई समाज है, चाहे ब्रह्मांड का कोई भी वस्तु है, ये वर्ब ही जो घुमा रही है। अब वर्ब के आधार पर ही, वर्ब को ध्यान में रखते ही समझ लो कि जो भी सेंटेंस आएंगे वो ये मैंने लिख दिए हैं, इतने प्रकार के सेंटेंस आएंगे। मैं अभी थोड़ा थोड़ा इनको बता रहा हूं बस। ये जो है इतने प्रकार के सेंटेंस, इसमें सारी इंग्लिश भाषा समाई हुई है। आपको न कोई अलग से स्पीकिंग का रूल सीखना है, न ही आपको कोई लिटरेचर का रूल सीखना है। सारी जो भाषा है इंग्लिश भाषा, वो इनके अंदर समाई हुई है, आप समझ लीजिए। और आप ये टूटी फूटी इंग्लिश बोलना नहीं सीखेंगे। आप इंग्लिश के अच्छे जानकार, और अगर आपने मेरे साथ साथ मेहनत कर ली तो आप इंग्लिश के विद्वान बनेंगे।
आपके लिए आप जो भी स्टडी कर रहे हैं, चाहे जूनियर क्लास की, चाहे हायर क्लासेस की, चाहे कोई बड़ी से बड़ी डिग्रियां कर रहे हैं आप, आपके लिए इंग्लिश में बुक्स आएंगी। उनको समझने में ये सारी चीजें आपको मदद करेगी। केवल यही नहीं कि हेलो हाय करना सीख लिया और सीख गई इंग्लिश बोलना। अब मैं थोड़ा सा इनको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये लिख तो दिए, आप समझ रहे होंगे कि ये तो साहब आपने बहुत सारे ढेर लिख दिए, इन्हें हम कैसे सीखेंगे। अरे भाई देखना, जब आप मैं इनको समझाऊंगा तो आपका इंटरेस्ट इतना बढ़ जाएगा, आप कहेंगे कि सर और बताइए और बताइए। थोड़ा सा नजर डाल लें। पहला है टेंस। इसको बेसिक स्टडी बोल देते हैं। ये बेसिक तो है ही, इसके ऊपर समझ लीजिए 75% और भी ज्यादा हो सकती है, इतनी भाषा इन्हीं के ऊपर टिकी है। आप कहेंगे ये तो सर हम क्लास में खूब पढ़ते हैं, खूब प्रेजेंट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, बहुत सारे 12 होते हैं, इनमें क्या है, क्या सिखा रहे हो। आप समझ लीजिए, मैंने बताया कि भाषा का कम से कम 75% पूरा मैटर इन्हीं के अंदर छिपा है। जब मैं इनको पढ़ाऊंगा तब आपको मालूम पड़ेगा। ये बेसिक तो इनको बोलते ही हैं, लेकिन ये भी दो प्रकार की इनकी स्ट्रक्चर होती है। एक तो होती है सिंपल स्ट्रक्चर, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। उसके भाई ने उसकी मदद नहीं की, his brother did not help him। आप कहेंगे सर ये भी कोई बाप पढ़ा रहे हो, ये तो हम कितना पढ़ चुके हैं इनसे अच्छे। ये क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर है, समझे। His brother did not help। और हम ये भी कह सकते हैं ऐसी भी कि अरे और तो औरों की तो बात ही छोड़िए, उसके भाई ने भी उसकी मदद नहीं की। ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा। यानी कैसे, not to speak of others, even his brother did not help। अरे दूसरों की तो बात छोड़िए, नॉट टू स्पीक ऑफ अदर्स, उसके भाई ने भी उसकी मदद नहीं की, इवन हिज ब्रदर डिड। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, सिर्फ ये अभी
समझाऊंगा जब इसका समय आएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये टेंस हैं, ये बेसिक तो होते ही, इन पे बहुत सारी भाषा जो है टिकी होती है, लेकिन इसमें बहुत जो है कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आएगी। मैं उसके रूल्स एक वन बाई वन में आपको समय समय पर बताता रहूंगा। दूसरी बात है मॉडल। मॉडल भी वर्ब भी होती हैं, इनको भी मैं समझाऊंगा किस तरह के होते हैं। जैसे कैन है, शुड है, इस तरह के भी वाक्य आएंगे। शैल शुड, विल वुड, कैन कुड, मे माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ये सारे मैं आपको समझाऊंगा। मैं तो बता रहा हूं सिर्फ कि ये जो टेंस है कितने प्रकार के आपके सामने आएंगे और इनको वन बाई वन सीखेंगे। इनकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा हैंड टू हैंड, साथ के साथ। ऐसे नहीं प्रैक्टिस का अलग मैं बाद में तुम्हारा समय कराऊंगा। इसके बाद है वॉइस। एक तो होता है एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। वॉच, जैसे मैंने दो 2020 में इस स्कूल का निर्माण कराया। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट को वैल्यू दी जा रही है, और हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि इस स्कूल का निर्माण 2020 में मेरे द्वारा कराया गया। एक ये भी प्रकार हो गया सेंटेंस बोलने का, ये भी मैं बताऊंगा। इसके बाद है कॉजेटिव। ये वाक्य कैसे होते हैं, एक तो करता काम खुद करता है और एक प्रेरणा देता है करने की, खुद नहीं करता। जैसे मैंने ये चेयर बनाई, मैंने खुद बनाई, और मैंने ये चेयर कारपेंटर से बनवाई, बनाई नहीं, प्रेरणा दी कारपेंटर के लिए, कारपेंटर से कहा, उस पर बनवाई। तो ये दूसरा प्रकार हो गया, किसमें आ गया ये कॉजेटिव। इसके बाद आएंगे लेट वाले। लेट का मतलब इसमें वर्ब कैसी होती है, जैसे एक तो काम होता है काम करना और एक होता है काम करने देना। जब इतना डिफरेंस आ जाता है वर्ब तो ये लेट के अंतर्गत आती है। जैसे मेरे पिताजी पिक्चर नहीं देखते हैं, एक बात, और मेरे पिताजी पिक्चर नहीं देखने देते, ये दूसरी बात हो गई। ये कहां आएगी, लेट के, इनको भी मैं समझ। इसके बाद है लिंकिंग वर्ब। ये भी दो टाइप की होती है, वर्ब बी और इसके बाद लुक, फील, सीम, बिकम वगैरह बहुत सारी होती है। इनमें क्या है, इनमें वर्क नहीं होता है, कोई भी एक्शन नहीं होता है। ये दूसरे प्रकार के हो गए जिनमें काम नहीं होता, किसी वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, इसके बारे में बताया जाता है। अब हैव जो है ये कई काम करती है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पजेशन होता है तो वो टेंस के अकॉर्डिंग भी बन जाते हैं
और इनका हैव का एक अलग तरह का अस्तित्व होता है, वो भी मैं समझाऊंगा। वो भी जो है बनते हैं जब किसी के पास कोई चीज होती है। इसके बाद है देयर। देयर भी, इसमें क्या है, वही वर्ब भी इस्तेमाल होती है, लेकिन कभी कभी ऐसी पोजीशन आ जाती है कि हमें इसको लगाना पड़ता है। इसको मैं समझाऊंगा। जैसे उस कमरे में रमेश है, कैसे कहेंगे, रमेश इज इन दैट रूम। और कह दिया उस कमरे में एक आदमी है, तो आपके लिए देयर यूज करना पड़ेगा। आदमी है पता नहीं कौन सा, अनिश्चित, देयर का यूज। और मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि इसकी जरूरत नहीं है, अरे कैसे भी कर दो, क्या, मैं ऐसी भाषा तुम्हें सिखाने नहीं जा रहा। मैं आपके लिए जो भाषा है एकदम शुद्ध भाषा सिखाने जा रहा हूं। अगर तुम गंदी भाषा सीखोगे, अशुद्ध भाषा सीखोगे, समझ लो आप कभी भी भाषा को सीख ही नहीं सकते। अपने दिमाग से निकाल दो और ये निश्चय कर लो कि हमारे लिए इंग्लिश सीखनी है, शुद्ध इंग्लिश सीखनी है, कवाड़ा नहीं सीखना। इट है, इसको ही मैं बताऊंगा। टाइम वगैरह है, सीजन ऋतु वगैरह है, उनके लिए लगाते हैं। इंपरेटिव है, कभी हम ऑर्डर देते हैं, कम हियर, गो देयर, सिट डाउन। और तुम्हारा एडवाइस भी आता है, डॉक्टर साहब ने कहा 2 दिन दवा और लेना, टेक मेडिसिन 2 days मोर। रिक्वेस्ट भी किया, कृपया 1 कप चाय ले लें, प्लीज हैव ए कप ऑफ टी। आपको ये क्लियर करूंगा, समझाऊंगा, और आपके लिए रटने की जरूरत नहीं है, जैसे कि रटाया जाता है कि इतने सेंटेंस रट लो, उतने रट लो, और इनका ढेर आपके सामने रटने के लिए कहा जाए, नहीं, इनको समझना है। अब एक्सक्लेमेटरी है, इसमें क्या है, अंदर की जो फीलिंग है, जो है खुशी हो रही है, कभी दुख भी हो रहा है, कभी सरप्राइज भी होता है, तो अंदर की जो फीलिंग है वो निकल के बाहर आती है। किसमें आ जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी। जैसे कोई लड़का है, लंबाई ज्यादा है, कितना लंबा लड़का है, हाउ टेल दिस बॉयज। कोई लड़की है, ज्यादा ही सुंदर, कितनी सुंदर लड़की है, हाउ ब्यूटीफुल दिस गर्ल इज। ये क्या है, अंदर की जो भावना है वो आपकी आवाज के रूप में आ रही है। ये भी मैं आपके लिए समझाऊंगा। अब है ऑप्टेटिव, विश, कामना, ब्लेश एक वरदान के रूप में, कर्स एक अभिशाप के रूप में कहते हैं। हम कामना करते हैं, आपका जैसा भी व्यवहार किया है उसके अकॉर्डिंग आप कामना करते हैं, विश करते हैं। अब किसी बच्चे ने पैर छुए, चिरंजीव रहो, मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या हो गई, अच्छी कामना हो गई, ऑप्टेटिव हो गया। और कोई ज्यादा ही परेशान कर रहा है, कह दिया तू मर जा, मे यू डाई। जैसे पहले पुराने जमाने में महिलाएं कह देती थी ज्यादा ही गुस्सा में आकर के, कड़ी खाए तू मर जा। ये क्या था, ये जो है ऑप्टेटिव एक कामना होती थी, लेकिन वो बेचारी ऐसी कामना नहीं करती थी अंदर से, वो ऊपर से कह दिया। अब तो खैर महिलाएं बहुत समाज ही बहुत जो है चेंज हो गया। तो ये भी मैं आपके लिए बताऊंगा। इसके अलावा
इनसे आप सीखेंगे सेंटेंस, वो तो सीखेंगे ही। इसके अलावा सिंथेसिस के आधार पर ग्रामर में आ जाइए। ग्रामर में तो आपको वहां भी आना पड़ेगा, शुद्धि। सिंथेसिस के आधार पर हम ये जो बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं, खाली ये थोड़ी है कि छोटे मोटे सेंटेंस बोलोगे या बोलना सीख, बड़े बड़े सेंटेंस बोलेंगे। ऐसे ऐसे सेंटेंस होते हैं, कई कई लाइन का एक ही सेंटेंस होता है। तो सिंपल सेंटेंस, इसमें क्या है, सेंटेंस कई होंगे, नाम सिंपल है, लेकिन फाइनाइट वर्ब सिर्फ एक होगी। और सारी जो वर्ब हैं उनके लिए पार्टिसिपल है, और भी हैं बहुत सारी चीजें, उनमें चेंज करके हम इसको सिंपल बनाएंगे। और ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनको भी बताएंगे। आपको पता नहीं कब कैसा सेंटेंस बोलना पड़ जाए। कंपाउंड सेंटेंस है, ये भी जो है मेन क्लॉज होते हैं, 2 कम से कम, और भी ज्यादा हो सकते हैं, इनको बताएंगे जब इनकी बारी आएगी। कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो आपके लिए कहीं कहीं से बता देते हैं, कंपैरिजन वगैरह के, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनवा जोड़ा। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि ये किस प्रकार का होता है और कहां से निकलते हैं। एक फॉर्मूला बता दिया हो गया, इसमें बहुत सारे आएंगे, आप देखेंगे जब कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा मिक्सड, मिक्सड का मतलब क्या है, ये सारे तरह के सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में ये सारे या इनमें से कुछ समाहित हो सकते हैं, वो हो गया। तो ये जो है मैंने आपको बताए थे कि ये इस तरह के सेंटेंस आपके सामने आएंगे बोलने में, और बोलने में ही नहीं, लिखने में, पढ़ने में, समझने में। जीवन का जो मेन ध्येय है, उद्देश्य है, एम है, टारगेट है, उसको अचीव करने में, उसको प्राप्त करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। ठीक है, ओके, सी यू अगेन।